ग्रहों में सबसे रहस्यमयी ग्रह केतु सेवा व न्याय के ग्रह शनि के अनुराधा नक्षत्र में 3 जून 2021 को जा रहे हैं। इस नक्षत्र परिवर्तन का आप पर यानी सभी 12 राशियों पर क्या असर पड़ेगा इस पूरे साल, यही इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। और अगर किसी को कुछ समस्या आ रही है तो हम ऐसा कौन सा सबसे विशिष्ट उपाय करें जिससे हमें किसी तरह की समस्या से मुक्ति मिल जाए। तो कृपया वीडियो अंत तक जरूर देखिए। ओम नमः शिवाय। मैं अंशुमान आपका स्वागत करता हूं। रहस्य, रोमांच व मोक्ष के ग्रह केतु, दंड, न्याय व सेवा के ग्रह शनि के नक्षत्र अनुराधा में जा रहे हैं। इस नक्षत्र परिवर्तन का हम सब पर क्या असर पड़ेगा यह इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। देखिए, केतु 3 जून को इस नक्षत्र में चले जाएंगे और पूरे साल इसी नक्षत्र में ही रहेंगे। तो पूरे साल हम सब पर इसका बड़ा असर पड़ेगा। वैसे तो हम सब पर ही इसका असर पड़ेगा, लेकिन किन लोगों पर इसका असर ज़्यादा पड़ेगा? जो लोग भी केतु या मंगल या शनि की राशि वाले हैं। केतु की राशि कौन सी है? केतु अपनी राशि मेष और वृश्चिक को मानता है। वहीं मंगल की राशि तो मेष और वृश्चिक होती ही है और शनि की राशि मकर और कुंभ है। तो केतु, मंगल और शनि की राशि वाले लोगों पर इसका असर बाकी राशि वालों के मुकाबले अधिक पड़ेगा। इसके साथ ही साथ जिन भी लोगों का जन्म केतु, मंगल और शनि के दिनों पर हुआ है, यानी केतु का नंबर अंक ज्योतिष में 7 माना जाता है, शनि का 8 और मंगल का 9। तो जिन लोगों का जन्म 7, 16, 25 को हुआ वह केतु वाले, जिनका जन्म 8, 16, 26 को हुआ वह शनि वाले और 9, 18, 27 मंगल वाले लोग माने जाते हैं। तो इन तारीखों पर भी जिनका जन्म हुआ है, चाहे उनकी राशि कुछ भी हो, उन पर भी इसका बहुत अधिक असर पड़ेगा। तो इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। इस टॉपिक पर मैंने 2 वीडियोस बना दिए हैं। पहले वीडियो यानी अगले वीडियो का लिंक भी इस वीडियो के अंत में मैं दे दूंगा, उसे भी देख लीजिएगा। इस वीडियो को मैंने कुछ हिस्सों में बांट दिया है। जैसे सबसे पहले देखेंगे केतु क्या है, ब्रीफ देखेंगे थोड़ा थोड़ा, फिर देखेंगे अनुराधा नक्षत्र क्या है, फिर देखेंगे राशियों पर इसका क्या असर पड़ेगा, और फिर देखेंगे कि हम अपने अच्छे उपाय क्या करें इस नक्षत्र परिवर्तन के कारण। तो यहाँ इस बात का ध्यान रखिए कि जब तक आप शुरू के 2 हिस्से नहीं सुनेंगे, यानी केतु और अनुराधा नक्षत्र क्या है, तब तक आपको अपना राशिफल और उपाय अच्छे से समझने में मदद नहीं मिलेगी। फिर भी अगर आप यह स्किप करना चाहते हैं, सिर्फ राशिफल उपाय सुनना चाहते हैं, तो कुछ मिनट आगे इस वीडियो को बढ़ाकर आप सुन सकते हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि अगर आप शुरू के हिस्सों को सुनेंगे तो आपको अपना राशिफल और उपाय समझने में अधिक आसानी होगी और इफ़ेक्टिवली आप अपने उपाय भी कर सकेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं केतु क्या है। केतु देखिए, नाम से ही स्पष्ट है। केतु, कौन है तू, तुम कौन हो? यही तो सबसे बड़ा क्वेश्चन है, सबसे बड़ा प्रश्न है। इसी प्रश्न का जवाब मिल गया तो हमें अपना स्वरूप पता चल जाता है। इसीलिए केतु को मोक्ष का ग्रह कहा गया। मोक्ष क्या है? मोह के क्षय को ही मोक्ष कहते हैं। तो लिबरेशन क्या है? मुक्ति क्या है? मुक्ति मोह का क्षय है। तो केतु क्या करता है? केतु हमें मोक्ष के रास्ते पर डालता है। कैसे मिलेगा यह रास्ता? गीता में भगवान कहते हैं 2 ही मार्ग होते हैं, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग, यानी पाथ ऑफ एक्शन एंड पाथ ऑफ रिनंसिएशन। संसार का रास्ता प्रवृत्ति का और भगवान का रास्ता निवृत्ति का। तो केतु कहता है आपको भगवान के रास्ते पर चलना चाहिए। केतु की दशा में या केतु के नक्षत्र गोचर में यही बात प्रमुख हो जाती है। अगर आप पूजा पाठ से जुड़े हुए नहीं हैं, ध्यान समाधि नहीं करते हैं, प्रयास नहीं करते हैं उसकी तरफ, तो फिर आपको केतु बहुत बुरे रिजल्ट देता है। वहीं अगर आप केतु को यह इशारा दें यानी समझाएं कि दुनिया में रहने के लिए काम भी करना ज़रूरी है और मोक्ष का प्रयास भी ज़रूरी है, तो फिर केतु आपको तंग नहीं करेगा। इस बेसिक बात का लोग ध्यान नहीं रखते हैं और केतु के कई उपाय करते रह जाते हैं। केतु उपायों से मानने वाला ग्रह नहीं है। देखिए, इसके पास सर नहीं है। अगर मैं आपको बोल दूं कि किसी ऐसे आदमी को जाकर अपनी बात समझाइए जिसके पास सर नहीं है, मुंह, आँख, नाक, कान कुछ नहीं है, आप कैसे समझा सकते हैं? आप नहीं समझा पाएंगे। इसी तरह केतु को भी समझाना यानी उसके उपाय करना बहुत मुश्किल है। केतु सिर्फ भावना का ग्रह है। ऐसे लोगों को हमें हाथ पकड़ना पड़ता है। तो भावना यानी जब तक आप में समर्पण नहीं होगा, केतु का आप उपाय नहीं कर पाएंगे। इस बात का आप
ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं कि अनुराधा नक्षत्र क्या है। देखिए, अनु प्लस राधा, इन दो शब्दों को मिलाने से अनुराधा बनता है। अनु का मतलब क्या होता है? जो पीछे आता है। जैसे अनुज, हमारे छोटे भाई को हम क्या बोलते हैं? अनुज, जो हमारे पीछे जन्म हुआ जिसका। इसी तरह अनुराधा का मतलब क्या हुआ? राधा के पीछे जो आते हैं। राधा के पीछे कौन आते हैं? कृष्ण आते हैं। तो यह प्रेम का नक्षत्र है। बहुत सुंदर नक्षत्र अनुराधा नक्षत्र, शनि का नक्षत्र है और प्रेम का नक्षत्र है। और राधा के पीछे कौन आती हैं? उनकी अष्ट सखियां। अष्ट सखियां क्या करती हैं? राधा की सेवा करती हैं, रास में कृष्ण और राधा की सहायता करती हैं और आनंद भी उठाती हैं। अष्ट सखियां कौन है? ललिता, विशाखा, चित्रा, इंदुलेखा, चंपकलता, रंग देवी, सुदेवी और तुंग विद्या। तो यह अष्ट सखियां हैं। अब देखिए, भक्ति के भी अष्ट सात्विक लक्षण कहे गए। अश्रु, कंप, पुलक, स्वेद, स्तंभ, रोमांच, वैवर्ण्य और प्रलय। तो यह भक्ति का भी नक्षत्र है। इसमें बहुत अच्छी क्वालिटीज हैं इस नक्षत्र में। अगर आपका चंद्रमा इस नक्षत्र में है या आपका कोई इंपॉर्टेंट ग्रह इस नक्षत्र में है तो आप में यह गुण होंगे। राधा का मतलब एक और होता है। राधा राधना शब्द से बना है। राधन यानी प्रोस्पेरिटी, समृद्धि। तो यह समृद्धि का भी नक्षत्र, धन देने वाला नक्षत्र है। देखिए, शनि समृद्धि के कारक हैं। कलयुग में अगर शनि अच्छा नहीं होगा तो आपके पास समृद्धि पावर होगी ही नहीं। तो राधना यानी प्रोस्पेरिटी, आराधना वर्ड इसी राधन से बना है। आ यानी आना और राधन यानी प्रोस्पेरिटी, समृद्धि। वह आध्यात्मिक समृद्धि भी हो सकती है। तो हम आराधना जब करते हैं ईश्वर की तो किस लिए करते हैं? ताकि या तो हमें ईश्वर मिले या संसार के सुख मिले। तो आराधना शब्द भी इसी राधन वर्ड से बना है। तो यहाँ यह देखिए कि जो सिद्धियां हैं, अष्ट सिद्धियां जिनकी चर्चा की गई, कौन सी अष्ट सिद्धियां हैं? जैसे हनुमान चालीसा में कहा गया ना, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। सिद्धियां क्या देती हैं? हमें प्रोस्पेरिटी देती हैं, समृद्धि देती हैं। कौन सी हैं? अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, इशित्व, वशित्व। यह सिद्धियां हैं ना। तो 8 सिद्धियां हैं। तो यह सिद्धि देने वाला नक्षत्र, यानी इससे हमें जीवन में आगे बढ़ने में मदद मिलती है सांसारिक रूप से। यह प्रसिद्धि भी दिलाता है और पावर भी दिलाता है। पॉलिटिशियंस के लिए, बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स के लिए यह बहुत अच्छा नक्षत्र होता है। शनि का नक्षत्र है। मोदी जी का जन्म नक्षत्र अनुराधा है। तो यह पावर का नक्षत्र है। 8 से इसका बड़ा रिश्ता है इस नक्षत्र का। देखिए, शनि का नंबर भी 8 है, जैसे इस नक्षत्र का नंबर 8 है। शनि के 3 नक्षत्र होते हैं, पुष्य, अनुराधा और उत्तरा भाद्रपद। अब पुष्य देखिए 8वां नक्षत्र है। नक्षत्र की जब हम गिनती शुरू करते हैं तो अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य 8वां नक्षत्र है। और अनुराधा 17वां नक्षत्र है। 7 और 1 8। उत्तरा भाद्रपद 26वां नक्षत्र है। 6 और 2 8। तो शनि के तीनों नक्षत्रों के भी अगर आप नंबर्स जोड़ेंगे तो 8 ही आते हैं। यह एक बड़ी अच्छी बात है शनि के साथ। और देखिए, नक्षत्रों का सीक्वेंस जो ऋषियों ने लिखा वह भी एक लॉजिक के साथ ही था। कृष्ण और राधा का जन्म भी अष्टमी को हुआ है। तो देखिए, 8 से इसका बड़ा गहरा रिश्ता है। अच्छाई क्या है इस नक्षत्र की? यह सेवा का, प्रेम का, भक्ति का, सत्ता का और समृद्धि का नक्षत्र है। और इसमें परेशानी क्या आती है इस नक्षत्र में? लौकिक दूरी बहुत रहती है। कृष्ण राधा देखिए, एक दूसरे के पूरक होते हुए भी एक दूसरे के कभी पूरी तरह से सांसारिक रूप से नहीं हो सके। तो यहां शादी के लिए यह नक्षत्र अच्छा नहीं माना जाता है। शनि के कोई भी नक्षत्र शादी के लिए अच्छे नहीं होते, क्योंकि शनि और केतु आइसोलेशन के ग्रह हैं। इसीलिए इनका किसी तरह से आपके जीवन साथी के भाव से जुड़ना या शादी के समय में इनका आना अच्छा नहीं होता। इसलिए देखिए, शनि का पुष्य नक्षत्र मुहूर्त के लिए राजा माना जाता है। रवि पुष्य, गुरु पुष्य, यह नक्षत्र साल में जब भी आए आप कोई भी काम कर सकते हैं। जैसे नया घर खरीदना, गाड़ी खरीदना, नया बिजनेस शुरू करना, नई नौकरी शुरू करना, सिर्फ शादी के लिए मना है। क्यों? शनि सेपरेटिव प्लैनेट है। उसके नक्षत्र में शादी किया हुआ टिकेगा नहीं। तो केतु भी अकेलेपन को ले जाता है। केतु वैसे भी कहा जाता है कि केतु, मेरे गुरुदेव कहते थे कि केतु जिस घर में बैठे उस घर से जुड़े हुए भोग अपने हमने पिछले ही जन्मों में पूरी तरह से भोग लिए हैं। तो इस जन्म में हमें उससे कोई लगाव खास नहीं होगा। जैसे किसी का अगर 7वें घर में केतु हो
तो पत्नी से बहुत ज़्यादा उसका या पति से मन नहीं मिलेगा, एक अनिच्छा सी रहेगी। 5वें घर में केतु हो तो क्या होगा, संतान की तकलीफ होगी, या तो संतान होगी नहीं या संतान से लाभ नहीं होगा या संतान को लेकर चिंताएं बनी रहेंगी। इसलिए केतु और राहु 7वें घर में बैठकर तलाक भी कराते हैं। तो इसलिए इन बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यह इस नक्षत्र की बुराइयां हैं। अब आपको एक चीज़ देखना पड़ेगा कि देखिए, प्रॉब्लम इसमें एक और आती है बैक बाइटिंग की, यानी पीछे से अगर आपको कोई विश्वासघात करे तो उसकी भी समस्या आती है। जटिला कुटिला, राधा रानी की ननद और सास थी जटिला और कुटिला, और हमेशा वो इसी प्रयास में रहती थी कि राधा कभी भी कृष्ण से नहीं मिल पाए। तो ऐसे लोगों के साथ, अनुराधा नक्षत्र के लोगों के साथ ऐसे लोग उनके पीछे लगे ही रहते हैं जो उनका नाम खराब करना चाहते हैं या उनके जीवन में समस्याएं घोलना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों को आगे पीछे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। ऐसे लोग मन के भोले होते हैं, किसी पर भी विश्वास कर लेते हैं लेकिन विश्वासघात के शिकार होते हैं। तो प्रॉब्लम एक और आती है, अगर ऐसे लोग, केतु और अनुराधा नक्षत्र और शनि इनका ज़रा सा भी बिगड़ा तो फिर ऐसे लोग बहुत ज़्यादा घमंडी हो जाएंगे, किसी की भी नहीं सुनेंगे, डिप्रेशन हो जाएगा, मेलनकोलिया हो जाएगा, अवसाद हो जाएगा, हॉस्पिटल तक चले जाना पड़ सकता है। यह इस नक्षत्र की बुराई है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखिए, यह वृश्चिक राशि में आता है। वृश्चिक राशि क्रश्च धातु से बनी है। संस्कृत की क्रश्च का मतलब होता है टू कट, काटना। वैसे भी देखिए, आपका वृश्चिक राशि कालपुरुष कुंडली में कहाँ आती है, 8वें भाव में। 8वां भाव क्या है, अचानक होने वाली समस्याएं, रहस्य, समाधि, मंत्र, यह सब 8वें भाव से देखते हैं। पुनर्जन्म और पूर्व जन्म भी 8वें भाव से देखते हैं। केतु भी इन्हीं चीज़ों को पसंद करता है, क्योंकि केतु को कहा गया डार्क हाफ ऑफ द मून, चंद्रमा का वह हिस्सा जो हमें कभी दिखाई ही नहीं पड़ता है। इसलिए केतु छाया ग्रह है और कभी दिखाई नहीं पड़ता। केतु को इसीलिए वृश्चिक राशि पसंद है। वृश्चिक में इसीलिए वह उच्च हो जाता है। और केतु को 8वां घर भी पसंद है, क्योंकि यह समाधि का घर है, मंत्र का घर है। तो यहाँ इस बात का आपको विचार रखना पड़ेगा कि 8वें घर में बैठा हुआ केतु अगर आपके लिए अच्छा रिजल्ट दे रहा है तो फिर आपको बहुत ऊपर ले जाएगा, लेकिन अगर यह ज़रा भी आपकी राशि के लिए निगेटिव है तो बहुत बड़ी समस्याएं देगा। 8वें घर से हम अचानक होने वाले धन के नुकसान को भी देखते हैं, पैतृक संपत्ति के विवाद भी देखते हैं, सेहत की बड़ी समस्याएं देखते हैं, मृत्यु भाव भी कहते हैं। तो केतु का अनुराधा नक्षत्र में जाना, शनि के ही नक्षत्र में, जो कि बीमारियों का, मृत्यु का भी स्वामी होता है, अगर आपकी राशि में ज़रा सा भी निगेटिव रिजल्ट दे रहा हो, खास तौर पर गोचर में, यानी शनि और मंगल के गोचर पर आपको विशेष निगाह रखनी पड़ेगी जब तक केतु अनुराधा नक्षत्र में है। तो आपको अगर इसका निगेटिव ज़रा भी रिजल्ट मिल रहा हो तो आपको सेहत की बड़ी समस्या खड़ी कर देगा, डॉक्टर के पास लेके चला जाएगा। तो यहाँ इन्हीं सब बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपको मेरा वीडियो अभी तक पसंद आ रहा है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्रिप्शन बटन के साथ लगी घंटी को ज़रूर दबा दीजिए। तो आगे इस वीडियो में मैं मेष राशि से लेकर कन्या राशि तक के राशिफल बताऊंगा और उपाय बताऊंगा। अगले वीडियो में मैं तुला राशि से लेकर मीन राशि तक के राशिफल और उपाय बताऊंगा। उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के अंत में दे दूंगा, उसे भी आप देख लीजिए। उपाय जो इसमें मैं दे रहा हूं वह तो सभी राशि वाले लोगों के लिए लागू होंगे, जो वीडियो के अंत में दूंगा। तो आइए सभी राशि के लिए मेष से कन्या तक की शुरुआत करते हैं। मेष राशि से शुरू करते हैं। मेष राशि के लोगों के लिए केतु का अनुराधा नक्षत्र में गोचर करना अच्छा है, लेकिन जून और जुलाई के महीने में नहीं, साल के बाकी महीनों में अच्छा रहेगा। ऐसा क्यों? देखिए, अनुराधा नक्षत्र के 4 चरण होते हैं जिनके स्वामी सूर्य, बुध, शनि और मंगल बनते हैं। और केतु जब किसी भी नक्षत्र में आते हैं तो चूंकि उनकी गति वक्री होती है, इसलिए वह राशि के पिछले हिस्से से यानी 30 डिग्री से प्रवेश करते हैं और वहाँ पे चौथे चरण के मालिक मंगल होते हैं। अभी मंगल जून और जुलाई के महीने में नीच राशि में रहेंगे, यानी केतु जिस राशि में बैठे हैं उसके स्वामी भी नीच हो रहे हैं और नक्षत्र चरण में जिसके स्वामी मंगल बनते हैं, जिसमें वह जा रहे हैं, वह भी नीच हैं। तो जब भी कोई ग्रह नीच होगा उस समय उसके नक्षत्र में या उसके चरण में गोचर करने वाला ग्रह अच्छे रिजल्ट नहीं दे सकता है। वैसे भी केतु का मंगल से कुछ बहुत अच्छा रिश्ता तो है नहीं, एक दूसरे के शत्रु माने जाते हैं, लेकिन फिर भी मंगल की राशि को केतु अपनी उच्च राशि मानता है, वृश्चिक को, इसलिए यह रिजल्ट बुरे नहीं देता है। जब तक कि
मंगल स्वयं बहुत बुरा नहीं हो रहा हो तब तक। तो यहाँ शनि आपके 10वें और 11वें भाव के मालिक बनते हैं मेष राशि वाले लोगों के, यानी कर्म और आय के भाव के मालिक। तो केतु का 8वें भाव से आपके गोचर करना और शनि की राशि में 10वें भाव और 11वें भाव की आपकी राशि का शनि का बनना और शनि के नक्षत्र में केतु का जाकर शनि को एक्टिवेट कर देना, यानी यह दिखाता है कि आपके काम और इनकम में एक्टिवेशन केतु कर देगा। अब केतु 8वें घर में क्या करेगा? सरप्राइज देगा। तो आपको अचानक से कुछ फायदा और अचानक से कुछ नुकसान दोनों हो सकता है। नुकसान तो आपको काम के स्थल पर जून और जुलाई में होने की संभावना बनती है। बहुत सावधानी से रहिए। पैसों का स्क्वीज फील होगा, यानी पैसों की कमी आपको फील हो सकती है। मेष राशि वाले लोगों को गाड़ी चलाते समय बहुत ज़्यादा सावधानी रखिए। मंगल भी राशि का स्वामी भी नीच का है और चौथे भाव में है और केतु भी 8वें घर में दुर्घटनाओं के घर में है। तो गाड़ी चलाते समय या कोई भी कहीं भी ट्रैवल करते समय आपको बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी पड़ेगी। सेहत का भी ध्यान रखना पड़ेगा, चाहे आप गाड़ी चलाएं या नहीं चलाएं, सेहत की समस्या आपको आने वाली है। तो कहीं चोट चपेट भी लगेगी या सेहत ऊपर नीचे होगी। ऐसा तो होगा जून और जुलाई के महीने में। एक बार जब मंगल यहाँ नीच राशि से निकल जाएंगे तब केतु को भी बल मिल जाएगा। फिर केतु पूरी तरीके से अपना अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। 8वां भाव जिसमें केतु भी बैठे हैं, समाधि का, मंत्र का, ध्यान का, जप का भाव है। याद रखिए, इस महीने आध्यात्मिक लाभ जुलाई के बाद आपको बहुत मिलेंगे, यानी जुलाई के बाद के महीनों में दिसंबर तक बड़े आध्यात्मिक लाभ की उम्मीद कर सकते हैं। गुरु से भी मुलाकात हो सकती है, यानी दीक्षा मिलने के भी योग बन सकते हैं। तो गुरु की, बृहस्पति की स्वयं की स्थिति आपकी राशि से 11वें चल रही है, वह भी अच्छी है। और एक बार जैसे ही आपकी राशि के स्वामी मंगल नीच राशि से निकलकर अपनी मित्र सिंह राशि में चले जाएंगे और बृहस्पति से दृष्टि में आ जाएंगे, तब ये सबसे अच्छा रिजल्ट होगा। और वहाँ मंगल की चौथी दृष्टि फिर केतु पर यानी वृश्चिक राशि पर आ जाएगी। तो एक तरह का ट्रायंगल बन जाएगा, यानी गुरु, मंगल और केतु का। यह ट्रायंगल आपको जुलाई के महीनों के बाद बहुत लाभ देने वाला है। तो यहाँ मेष राशि वाले लोगों के लिए मैं बड़ी संभावनाएं देख रहा हूँ। इस वर्ष अनुराधा नक्षत्र में केतु के जाने से सावधानी रखनी पड़ेगी। कोई रैश इन्वेस्टमेंट या डिसीजन या ड्राइविंग आपको नहीं करनी होगी जून जुलाई में। बाकी महीनों में आपके लिए अच्छा है अगर आप ध्यान समाधि से जुड़े रहें तब। अगर नहीं जुड़े रहेंगे, फिर हाय तौबा पैसे के लिए करेंगे, तब यही केतु आपको बहुत तकलीफ में भी डाल देगा। तो सावधान रखिए और सावधान रहिए और ईश्वर का जाप, अनुष्ठान, पूजा पाठ जरूर करते रहिएगा। वृष राशि के लिए केतु राजयोग बना रहा है और अनुराधा नक्षत्र में जाना तो बहुत बढ़िया है, इस राजयोग को बढ़ा रहा है। देखिए, केतु के साथ एक खासियत होती है, किसी भी राशि के अच्छे प्रभाव को, यानी किसी भी ग्रह के भी अच्छे प्रभाव को वह 4 गुना बढ़ा देता है। ऐसा महर्षि पराशर कहते हैं। तुंगस्थ केतु, यानी केतु ऊंचाइयों का ग्रह है, इसीलिए तो इसकी दिशा नॉर्थ है, यानी आसमान की तरफ है, ऊपर की तरफ देखता है केतु, तो ऊंचाई देता है केतु। अब यह केतु आपको जीवन के किस हिस्से में ऊंचाई देगा? शनि के नक्षत्र में बैठा हुआ है, अनुराधा नक्षत्र में। शनि वृष राशि के लिए योग कारक ग्रह बनते हैं, यानी आपके सबसे बड़े अच्छे ग्रह, 9वें भाग्य और 10वें कर्म स्थान के मालिक और आपकी राशि के स्वामी शुक्र के सबसे बड़े मित्र। तो यहाँ आपके 7वें भाव में केतु का बैठना और उसका शनि के नक्षत्र में जाना आपके शनि के अच्छे प्रभाव में बढ़ोतरी ला देगा। अब अच्छी बात यह है कि जब केतु शनि के नक्षत्र में जा रहे हैं उस समय शनि की स्वयं की स्थिति बहुत मजबूत है, यानी शनि अपनी ही मकर राशि में आपके भाग्य भाव में बैठे हुए हैं। तो शनि, शुक्र और केतु की अच्छी स्थिति आपको इस साल बहुत आगे ले जाएगी, यानी जिन जिन महीनों में शुक्र भी अच्छे होंगे उन महीनों में आपको लाभ बहुत बढ़ जाएगा। किन किन महीनों में सावधानी की ज़रूरत रहेगी? जिन महीनों में केतु जिस राशि में बैठे हुए हैं और जिस नक्षत्र चरण में जाएंगे, यानी नक्षत्र चरण अनुराधा का चौथा नक्षत्र चरण मंगल का होता है। तो मंगल की राशि और मंगल के नक्षत्र में जब केतु गोचर करेंगे वह होगा महीना जून और जुलाई का। तो जून और जुलाई के महीने में आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। बाकी सारे महीने आपके लिए
अच्छे रहेंगे। तो राहु केतु अपने डिस्पॉजिटर्स का फल देते हैं, यानी जिस राशि में बैठे होते हैं उसके स्वामी का भी फल देते हैं, जिस नक्षत्र में बैठे होते हैं उसके स्वामी का भी फल देते हैं। तो नक्षत्र के स्वामी और राशि स्वामी दोनों का मजबूत होना ज़रूरी है। इसलिए जिन जिन महीनों में आपका मंगल अच्छा होगा और शुक्र अच्छा होगा राशि स्वामी, उन महीनों में शनि तो पूरे साल अच्छा है ही, आपको बहुत अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। जीवन साथी की तरक्की बहुत हो सकती है। अगर आप व्यापार करते हैं तो व्यापार में बड़ी तरक्की हो सकती है। जो लोग भी वृष राशि के व्यक्ति विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। ऐसा केतु विदेश लेकर जाएगा। लेकिन जब भी मंगल खराब होगा और आप अपने पति पत्नी के संबंधों में कटुता ले आएंगे तो फिर यह मामला बहुत बिगड़ भी सकता है। तो यहाँ का यह केतु आपको यह समस्या दे सकता है, स्वास्थ्य की समस्या भी दे सकता है, क्योंकि केतु स्वास्थ्य को अचानक से नुकसान पहुंचाने वाला ग्रह है। 7वें भाव में बैठकर एक तरह से मार्केश भी बन जाता है, क्योंकि आपका मंगल 7वें भाव का मालिक है मार्केश, और केतु मार्केश की राशि में बैठकर अपना प्रभाव और ज़्यादा बढ़ा देता है। तो यहाँ शुरू के 2 महीने आपको जून जुलाई के महीने सावधान रहने पड़ेंगे, लेकिन उसके बाद तो यह केतु आपको इतना अच्छा रिजल्ट देगा जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ ध्यान इस बात का रखना है कि आप हड़बड़ी से अपने आप को बचाएं। केतु रैश डिसीजंस लेने के लिए आपको प्रेरित करता है, तो उससे अगर आप बच गए तो केतु के अच्छे परिणाम आपको पूरे साल मिलते रहेंगे। मिथुन राशि के लिए केतु का नक्षत्र परिवर्तन कुछ टिपिकल संभावनाएं दे रहा है। टिपिकल यानी कुछ खास चीज़ों में बहुत अच्छा और बाकी कुछ अच्छा नहीं रहेगा। देखिए, मिथुन राशि के लिए केतु उनके 6ठे भाव से पूरे साल गोचर कर रहे हैं, यानी राशि वृश्चिक जो है वह 6ठे भाव की राशि है। अब 6ठे भाव में सभी पाप ग्रहों का होना अच्छा होता है, लेकिन केतु के साथ यहाँ एक चीज़ मैंने अनुभव की है कि 6ठे भाव का केतु आदमी को कुछ ऐसे रोग देता है जो जल्दी पकड़ में नहीं आते हैं। अगर आ गए तो हमें डॉक्टर हॉस्पिटल बदलते रह जाने पड़ते हैं और इलाज सही नहीं मिल पाता। तो यहाँ केतु का आपके शनि के नक्षत्र में जाना, अब शनि भी मिथुन राशि के लिए उनके 8वें भाव का दूसरे रोग स्थान का स्वामी बनता है। तो एक रोग स्थान में केतु स्वयं बैठा हुआ है और दूसरे रोग स्थान के नक्षत्र में जा रहा है। तो यहाँ रोगों की संभावनाएं तो आपको बढ़ा रहा है केतु, लेकिन भाग्य में किसी तरह की तकलीफ नहीं आएगी, भाग्य को मजबूत करेगा, क्योंकि शनि आपके भाग्य भाव के भी स्वामी बनते हैं। अब किन लोगों को इसका ज़्यादा फल मिलेगा? देखिए, केतु अचानक से धन लाभ कराता है अगर अच्छा हो। शनि जिसके नक्षत्र में बैठा हुआ है, शनि अभी आपके 8वें भाव से गोचर कर रहे हैं, जो अचानक धन लाभ का भाव होता है या अचानक धन हानि का भी होता है, पैतृक संपत्ति का भी भाव होता है, और शनि पैतृक संपत्ति के कारक ग्रह हैं। तो जो लोग भी कोई पैतृक संपत्ति का विवाद जिनका चल रहा है, वहाँ तो उनको विजय मिल जाएगी। जिन लोगों के लिए भी जो इंश्योरेंस पब्लिक हेल्थ लाइफ में है, यानी मेडिकल प्रोफेशन में है और शेयर मार्केट में है, उनके लिए अच्छा है, बहुत बढ़िया है। उनको अचानक धन लाभ या पद लाभ का मौका मिलेगा इस साल। लेकिन जो लोग भी और दूसरे किसी काम में हैं, यानी नॉर्मल जॉब करते हैं, इन सेक्टर्स के अलावा उनको कुछ उलझने अपने वर्क प्लेस पर आएंगी। जो मिथुन राशि के लोग विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए बड़ी अच्छी संभावना बन रही है। केतु उनको पक्का विदेश लेकर चला जाएगा इस साल जुलाई के महीने के बाद। कब संभलना पड़ेगा? जब भी केतु मंगल के नक्षत्र चरण में जब आएगा, यानी अनुराधा नक्षत्र का अंतिम चरण जो होता है वह मंगल का होता है। तो केतु जब उस नक्षत्र चरण में आएगा, और केतु चूंकि उल्टे किसी भी राशि में प्रवेश करते हैं, तो सबसे पहले वह मंगल के नक्षत्र चरण में आएंगे जून और जुलाई के महीने में। उस समय आपको विशेष सावधानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी राशि से 6ठे भाव शत्रु भाव का भी मालिक मंगल बनता है, और उसका नीच हो जाना और आपके इनकम के भाव का भी मालिक बनता है, तो आपको समस्याएं बढ़ा सकता है, और केतु इन समस्याओं में और वृद्धि कर देगा। तो जून जुलाई के महीनों के अलावा बाकी आपके लिए महीने ठीक रहेंगे, जिन जिन लोगों और जिन जिन बातों के लिए मैंने बोला है उन लोगों के लिए। कर्क राशि वाले लोगों के लिए केतु का नक्षत्र परिवर्तन कुछ मामलों में अच्छा है और कुछ मामलों में चिंताएं बढ़ा रहा है। पहले देख लेते हैं अच्छा क्या है। देखिए, केतु कर्क राशि के लिए उनके 5वें भाव से गोचर कर रहा है। 5वां भाव पद का, संतान का, मंत्र का, विद्या का होता है। तो केतु जैसे ग्रह का यहाँ बैठना आपके पद प्राप्ति के लिए तो अच्छा है, यानी कोई नौकरी जो नई ढूंढ रहे हैं वो लोग, उनको वह मिल जाएगी, क्योंकि मंगल की राशि में बैठा हुआ है और मंगल आपके
कर्म स्थान के मालिक बनते हैं। तो केतु आपको नौकरी ढूंढने में और मिलने में मदद देगा। लेकिन केतु का 5वें घर में बैठना संतान को लेकर चिंता देता है। जिनकी संतान है उनको संतान पक्ष से चिंता आएगी। जिनकी संतान के लिए जो प्रयास कर रहे हैं उनको संतान प्राप्ति में केतु बाधा देगा। किन लोगों के लिए अच्छा है? जो लोग भी संतान अब नॉर्मल तरीके से जिन्हें नहीं हो रही है, कुछ मेडिकल इश्यूज हैं, आईवीएफ या सरोगेसी करना चाहते हैं या गोद लेना चाहते हैं, उनके लिए अच्छा समय है। उनको यह केतु सफलता दे देगा। कैसे? यह मैं वीडियो के अंत में आपको ज़रूर केतु से जुड़ी हुई एक कहानी बताऊंगा, जिससे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि ऐसा क्यों हो सकता है। केतु बाकी मामलों के लिए भी आपके शनि को एक्टिवेट कर रहा है। अब शनि आपकी राशि से 7वें और 8वें भाव के मालिक बनते हैं। 8वां भाव तो अचानक होने वाली समस्याओं का भाव होता है और उसके मालिक शनि अभी 7वें भाव से बैठकर आपकी राशि को देख रहे हैं। तो कुछ अचानक की ऐसी समस्याएं हो सकती हैं जिन्हें आप अपनी बुद्धि से हल करने पर विवश होंगे। अगर आपने ध्यान से उन पर काम नहीं किया तो फिर आपको नुकसान हो सकता है। खास तौर पर जून और जुलाई के महीने में, जिसमें केतु जिस राशि में बैठे हुए वृश्चिक, उसकी राशि के स्वामी नीच राशि में है। बाकी महीनों में ठीक है। केतु यहाँ पे आपको अचानक से कोई नया बिजनेस शुरू करने का आइडिया दे सकते हैं। तो जिनको भी स्टार्टअप्स करना है उनके लिए अच्छा है। जो भी किसी स्टार्टअप में ज्वाइन करना चाहते हैं और हिचक रहे हैं कि पता नहीं आगे कैसा रहेगा, उनके लिए भी बहुत अच्छा है। किसी नए स्टार्टअप में नौकरी करेंगे, भविष्य में उनको इससे बड़ा लाभ होगा। व्यापारी वर्ग के लोगों के लिए भी अच्छा है। जो स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ी सी उलझन ज़रूर रहेगी। परीक्षा को लेकर चिंताएं बन सकती हैं और बढ़ सकती हैं। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो जुलाई के महीने के बाद कर्क राशि वाले लोगों के लिए केतु अच्छा ही परिणाम देंगे। सिंह राशि वाले लोगों के लिए केतु मिले जुले परिणाम देते रहेंगे इस नक्षत्र गोचर से। देखिए, पहले अच्छा परिणाम देखते हैं। अच्छा यह है कि सिंह राशि के लिए केतु उनके भाग्य के स्वामी मंगल की राशि में बैठे हुए हैं, तो भाग्य में वृद्धि कर देंगे। क्योंकि केतु का काम ही होता है जिस राशि में बैठे, अगर वह राशि उनके मित्र की नहीं भी है लेकिन वो उच्च राशि है तो उसके प्रभाव में वृद्धि कर देते हैं। केतु और राहु मैग्नीफायर प्लैनेट्स हैं, तो भाग्य में आपको वृद्धि दिखेगी। अच्छे परिणाम मिलेंगे आपको। कोई नया घर और गाड़ी अगर आप खरीदना चाहते हैं तो भी आप खरीद सकते हैं, हालांकि सोच समझ कर कीजिएगा। व्यापार के लिए भी अच्छा है। लेकिन बुरा क्या हो सकता है या तकलीफ किससे आ सकती है? केतु चौथे घर में बैठे हुए हैं। चौथा घर सुख स्थान होता है। चौथे घर का केतु माँ को और मन को तकलीफ देता है, यानी माँ की सेहत को लेकर आपको अचानक समस्या आ सकती है और घर से दूर जाने के योग बन रहे हैं। नौकरी में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनका ट्रांसफ़र हो सकता है इस केतु से। अब इसमें एक अच्छी बात यह है, जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, अपना देश छोड़ देना चाहते हैं, उनके लिए भी अच्छी बात है। ऐसा केतु पक्का उन्हें विदेश यात्रा में लेकर चला जाएगा या विदेश प्रवास दे देगा या परमानेंट रेजिडेंसी दे देगा। इन लोगों के लिए केतु अच्छा है। लेकिन केतु उलझने बढ़ा कर रखेगा सिंह राशि के लिए। देखिए, आपकी राशि के स्वामी सूर्य का सबसे बड़ा शत्रु है केतु। तो ऐसे केतु का आपके राशि से चौथे बैठना, जब भी सूर्य से और कोई भी एसोसिएशन होगा और राहु से, सूर्य का राहु से हो या केतु से हो, तब तकलीफ आ सकती है। तो सूर्य राहु का भी ग्रहण हो रहा है जब केतु इस नक्षत्र में आ रहे हैं, तो यह भी आप सावधानी रखिएगा। बाकी समय आपके लिए मंगल के नीच होने के कारण, क्योंकि मंगल भी भाग्य के स्वामी है, तो जून जुलाई में नीच रहेंगे, तो उन महीनों में भी आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। उन महीनों में आपको अपनी सेहत, अपनी माँ की सेहत और किसी तरह का गाड़ी घर नया चलाना खरीदना, इन मामलों में सावधानी रखनी पड़ेगी। लेकिन बाकी सब चीज़ों के लिए यह केतु आपको अच्छा रिजल्ट देंगे साल के जुलाई के महीने के बाद। लेकिन उलझनें आपकी ज़रूर बढ़ेंगी, उलझनें कम नहीं होंगी। केतु चौथे घर में बैठकर उलझन बढ़ाते हैं, हृदय में चिंता देते हैं, लेकिन चूंकि मजबूत हैं इसलिए कुछ बड़ी अच्छी संभावनाएं और पॉसिबिलिटीज़ भी क्रिएट ज़रूर करेंगे। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें एग्जीक्यूट कैसे करते हैं। कन्या राशि वाले लोगों के लिए केतु का यह नक्षत्र गोचर उनके लिए कुछ नई संभावनाएं खोल रहा है। किन लोगों को ज़्यादा फायदा होने वाला है? जो लोग भी कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ काम करते हैं, मेडिकल प्रोफेशन में हैं या केतु से जुड़े हुए काम करते हैं, जैसे खाने के तेल का काम एक केतु का बड़ा अच्छा काम है। फूड ऑयल का काम हम जब करते हैं वह केतु के डोमेन में आता है, इसलिए
केतु अगर किसी का बहुत अच्छा हो या उसकी अच्छी दशा आ रही हो, ऐसे आदमी सोयाबीन ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, इस टाइप के खाने के तेल का काम करे तो उन्हें बड़ा फायदा हो सकता है। तो कन्या राशि वाले लोग अगर ऐसा कोई काम करना चाहें तो उनके लिए बड़े फायदे की बात होगी। जो लोग भी कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ काम करते हैं, किसी टाइप का इंडिपेंडेंट काम करते हैं जहां उन्हें किसी को रिपोर्ट नहीं करना है, जैसे इंडिपेंडेंट मीडिया जर्नलिस्ट्स या यूट्यूबर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, एस्ट्रोलॉजर्स, जर्नलिस्ट्स किसी भी टाइप के, या बुक राइटर्स या प्राइवेट ट्यूटर्स जिनका कोचिंग सेंटर है या जो ट्यूशन्स पढ़ाते हैं, इन लोगों के लिए बड़ी अच्छी बात होगी। यह केतु का गोचर उनको जीवन में बड़ी ऊंचाई तक ले जाएगा। यह निश्चित जानिए जुलाई के महीने के बाद ऐसा होगा, क्योंकि केतु जिस राशि में बैठा है वृश्चिक राशि, उसके स्वामी मंगल अभी 2 महीने जून जुलाई नीच के रहेंगे। तो इन महीनों की बात छोड़ दी जाए तो उसके अलावा बाकी महीनों में केतु आपको यह परिणाम तो निश्चित रूप से देगा। अचानक से आप फेमस हो सकते हैं, यहाँ यह केतु आपको ज़रूर कर रहा है, क्योंकि 5वें भाव के स्वामी शनि के अनुराधा नक्षत्र में जा रहा है और स्वयं 3रे भाव में बैठा हुआ है। तो यहाँ एक फ़ायदा बहुत बड़ा दे रहा है। जैसे बहुत सारे लोग तुरंत से लाइमलाइट में आ जाते हैं या फेमस हो जाते हैं, वह सब राहु या केतु के कारण ही होता है। दूसरे किसी भी ग्रह में यह शक्ति नहीं है कि आपको दुनिया में अचानक उठा दे, यानी चाहे वो नोटोरियस हो चाहे फेमस हो, चाहे आपको ख्यात हो या विख्यात हो, दोनों ही राहु केतु ही आपको बना सकते हैं और दूसरा कोई नहीं। तो आपको फिलहाल राहु और केतु मिलकर विख्यात ही बनाएंगे, क्योंकि दोनों का गोचर आपकी राशि से 3रा और 9वां हो रहा है, जो उनका अच्छा गोचर है। तो जो लोग भी ऐसे कामों में हैं उन्हें तो कोई बड़ा प्रयास करना चाहिए, ज़रूर सफलता मिलेगी। विदेश जाने के जो लोग इच्छुक हैं उन्हें भी आराम से केतु अपने देश से दूर लेकर चला जाएगा। वैसे भी आप यात्राएं करते रहेंगे। तो कन्या राशि वाले लोगों के लिए केतु का यह नक्षत्र परिवर्तन अच्छा रिजल्ट दे रहा है। सिर्फ और सिर्फ अपने भाई बहनों से थोड़ा सा उन्हें मनमुटाव का खतरा है, या भाई बहनों के अपने जीवन में भी उन्हें कुछ तकलीफ आ सकती है। अब देखते हैं कि हम केतु के कौन से ऐसे उपाय करें जो सभी 12 राशि वाले लोगों के लिए, या यूं कहे अभी इस वीडियो में तो मैं 6 राशि के बारे में बता रहा हूं, लेकिन उपाय सभी 12 राशि वाले यह कर सकते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है। अब देखते हैं कि केतु के ऐसे अनुराधा नक्षत्र में जाने पर कौन से उपाय हो सकते हैं जो इस नक्षत्र से स्पेसिफिक है, जनरल उपाय नहीं। क्योंकि केतु के बहुत सारे वीडियोस मैंने बनाए हुए हैं, जो अभी आपको स्क्रीन के अंत में दे दूंगा। केतु किस राशि में क्या करता है, केतु के नक्षत्र कैसे हैं, केतु के जनरल उपाय क्या होते हैं, आप वह भी देख सकते हैं। लेकिन यह केतु का विशिष्ट उपाय, यानी अनुराधा नक्षत्र में जब जाएगा तब यही उपाय हम कर सकते हैं। किन लेवल्स पे हम उपाय करें, देखिए 2-3 तरीके से मैं उपाय बताऊंगा। पहला, वेदों में, यानी वेद क्या कहते हैं कि ग्रह का क्या उपाय कर सकते हैं केतु का, यह कैसे होगा यह मैं आपको बताऊंगा। साधारण उपाय जो हम, जिनको वैदिक जानकारी नहीं है, वह भी कौन सा ऐसा उपाय करें जो साधारण उपाय है, जो कोई भी कर सकता है, वह भी बताऊंगा। और जो योग मार्ग के पथिक हैं या जो योग साधना करते हैं, वह भी कौन सी साधना ऐसा करें जिससे केतु यहाँ अनुराधा नक्षत्र में अच्छे रिजल्ट देने लगे, वह भी बताऊंगा। और जो लोग भक्ति मार्ग के पथिक हैं, वह भी ऐसा कौन सा उपाय करें जो उनको केतु अच्छा रिजल्ट देने लगे। तो 4 तरह से उपाय मैं बताऊंगा। सबसे पहले मैं बता देता हूं वैदिक उपाय क्या होते हैं। देखिए, वेद में मित्र और वरुण 2 ऐसे देवता कहे गए जो ऋग्वेद में बहुत प्रसिद्ध हुए। इनका नाम मित्रा वरुण भी बहुत जगह कहा जाता है। और अनुराधा नक्षत्र के प्रिजाइडिंग डीएटी यानी रूलिंग डीएटी जो देवता है, प्रत्याधि देवता, वह मित्र हैं। मित्र एक ऐसे ग्रह हैं जिनके ऊपर सृष्टि के संतुलन का भार है, यानी सृष्टि में समन्वयता रहे, सभी आपस में मिलकर सभी शक्तियां सृष्टि की काम करें, यह मित्र का काम है। देखिए, मित्र का मतलब क्या है, फ्रेंड। तो यह सबके मित्र हैं। इनका काम ही है सब में कोऑर्डिनेशन ले आना, कोलैबोरेशन लाना। तो यह अच्छी बात है। तो जब भी केतु इस नक्षत्र में आए तो हमें क्या करना चाहिए, मित्र की उपासना करनी चाहिए। मित्र की उपासना कैसे कर सकते हैं, ऋग्वेद में मित्र सूक्त है, वह आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। तो यहाँ यह देखिए कि जिन लोगों को मित्र सूक्त नहीं पता है
फिर वह क्या करें। देखिए, केतु कुल देवता के भी प्रतीक है, क्योंकि केतु क्या दिखाते हैं, हमारे पास्ट बर्थ्स को और हमारे पिछले कर्मों को दिखाते हैं, हमारे कुल देवता को भी दिखाते हैं। तो आप अपनी कुल देवी या कुल देवता की भी पूजा कर सकते हैं, यह भी केतु का बहुत अच्छा उपाय होता है। केतु का दूसरा साधारण उपाय क्या हो सकता है, यह इसी नक्षत्र से निकल कर आएगा। इस नक्षत्र का सिंबल है कमल का फूल। कमल का फूल कैसा होता है, गंदगी में रहता है लेकिन उसके ऊपर गंदगी चिपकती नहीं है। तो कमल के फूल की तरह ही यह अनुराधा नक्षत्र है, पवित्र नक्षत्र है। तो हम क्या करें, इस नक्षत्र की देवी कौन है, राधा रानी, फूल क्या है, कमल। तो भक्ति मार्ग के लोग भी या जो लोग भक्ति नहीं भी करते हैं, साधारण भी पूजा करते हैं, वह भी क्या कर सकते हैं, कमल के फूलों से राधा और कृष्ण की उपासना कर सकते हैं। मंत्र क्या होगा, ओम क्लीम कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा। इस मंत्र का 108 बार जप करते हुए कमल के फूलों की माला अगर आप चढ़ा सकें या कमल के फूल राधा रानी को चढ़ा सकें और कृष्ण को भी चढ़ा दें, तो यह केतु अनुराधा नक्षत्र का आपको अच्छा रिजल्ट देना शुरू कर देगा। आप देखिए और क्या उपाय कर सकते हैं। जो योग मार्ग के साधक हैं उनके लिए मैं बता देता हूं, मूलाधार और अनाहत, यह दो जो शक्ति के केंद्र हैं कुंडलिनी के, उन पर केतु का और शनि का अधिकार है। इस नक्षत्र के चक्र कहे जा सकते हैं। मूलाधार क्यों, क्योंकि शनि और केतु हमारी बेसिक इंस्टिंक्ट्स को डिनोट करते हैं, यानी मूल भावनाएं। इसलिए मूल आधार में शक्ति अपनी मूल भावनाओं में रहती है। तो मूलाधार केतु का नक्षत्र होता है और मूलाधार केतु का चक्र होता है, और जिस नक्षत्र में जा रहा है शनि के नक्षत्र में, उसका भी चक्र मूलाधार ही है। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखिए, यह भावनाओं का भी नक्षत्र है क्योंकि राधा रानी से इसका जुड़ा हुआ है। तो हृदय चक्र को भी दिखाता है, जिसे हम अनाहत चक्र भी कहते हैं। तो अभी आप स्क्रीन पर जो देख रहे हैं मूलाधार चक्र और अनाहत चक्र, आप इनमें से किसी भी चक्र पर ध्यान कर सकते हैं। बैठकर शांतिपूर्वक बैठ जाइए और इन चक्रों पर यानी शरीर के इन अंगों पर अपना ध्यान रखिए और भगवान कृष्ण और राधा की मूर्ति को मन में लाते हुए आप अगर जप करेंगे, जो मंत्र मैंने बताया, या नहीं भी जप करेंगे, सिर्फ ध्यान भी करेंगे, तब भी आपके लिए यह केतु का अनुराधा नक्षत्र का गोचर अच्छे रिजल्ट देगा। तो जिन लोगों को यह रिजल्ट अच्छा नहीं भी दे रहा है केतु का गोचर, उनके लिए भी यह शुभ हो जाएगा। आपको अगर मेरा चैनल अभी तक पसंद आ रहा है तो कृपया मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस ऐसे ही देखते रहने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए। यहाँ यह बात बता दूं, अभी आप स्क्रीन पर जो देख रहे होंगे, बाकी 6 राशियों के लिए मैंने जो वीडियो बनाया है इस केतु के अनुराधा नक्षत्र गोचर को, उसे भी देख लीजिए और केतु के जो बाकी वीडियोज़ हैं उन्हें भी देख लें। ईश्वर हम सबका कल्याण करें। शांति हो।